बच्चों सुप्रभात। मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय नावा नागौर। बच्चों आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, पार्ट 1 का, सांख्यिकी माध्य। और सांख्यिकी माध्य में हम देखेंगे समानांतर माध्य, बहुलक और माध्यिका, मतलब मीन, मोड और मीडियन। सामाजिक विज्ञानों के संख्यात्मक अध्ययनों को भौतिक विज्ञानों की तरह स्पष्टता, सुनिश्चितता, सत्यता तथा प्रामाणिकता प्रदान करने में सांख्यिकी पद्धतियाँ सहायता प्रदान करती है। बच्चों, सांख्यिकी पद्धतियाँ विभिन्न एकत्र तथ्यों का वर्गीकरण तथा सारणीकरण करने के बाद उनकी केंद्रीय प्रवृत्ति, परिवर्तन की दिशा और दशा को ज्ञात करने के लिए संक्षिप्तीकरण करती है, मतलब उनको छोटे रूप में प्रस्तुत करने का काम करती है। सांख्यिकी पद्धतियों के द्वारा उनको क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित तुलना करके प्रमाणित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। निष्कर्ष अत्यधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक हैं। इसका विभिन्न सांख्यिकी पद्धतियों के द्वारा, सांख्यिकी विधियों के द्वारा पता लगाया जा सकता है। निष्कर्ष कितने विश्वसनीय हैं, कितने प्रामाणिक हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया कि सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है पता लगाने के लिए। सांख्यिकी माध्य एक ऐसी ही सांख्यिकी प्रणाली है जो सामाजिक विज्ञानों तथा अनुसंधानों में तथ्यों तथा आंकड़ों की केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी की बात कर रहे हैं हम, परिवर्तन की दिशा तथा दशा की तुलना, सार्थकता आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। परिमाणात्मक अध्ययन में तथ्यों तथा आंकड़ों का विशाल समूह होता है, उन्हें सारणीकरण के द्वारा काफ़ी संक्षिप्त कर दिया जाता है और इसके बाद उन्हें और अधिक सरल, बोधगम्य, संक्षिप्त तथा तुलनात्मक बनाने के लिए सांख्यिकी माध्य का प्रयोग करके निष्कर्ष या परिणाम निकाले जाते हैं, जो सभी इकाइयों का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करने वाले होते हैं। ये संख्या या मूल्य जो सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करती है उसे क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। तो बच्चों आपसे 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है, डिफाइन मीडियन, और इसके साथ ही साथ जो है हम डिफाइन क्या कहना चाहिए, मीन। तो हम बात करेंगे मीन की, और मीन में हम कहेंगे कि सामान्य जो है सभी इकाइयों का प्रतिनिधित्व जो संख्या या मूल्य करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे माध्य का अर्थ और परिभाषा की। माध्य की परिभाषा सबसे पहले क्रॉक्सटन और काउडेन की परिभाषा देख रहे हैं हम। क्रॉक्सटन और काउडेन कहते हैं माध्य, एवरेज जो है, माध्य समंकों के विस्तार के अंतर्गत स्थित एक ऐसा मूल्य है जिसका प्रयोग समंकमाला के सभी मूल्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। एल्हांस कहते हैं कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसी संख्या जिनका प्रयोग संपूर्ण श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। वह श्रेणी न तो न्यूनतम मूल्य रखती है और न ही उच्चतम मूल्य, बल्कि वह मूल्य तो इन दोनों सीमाओं के बीच का एक मूल्य होता है जहाँ श्रेणियों की अधिकांश इकाइयाँ क्या हो जाती हैं, एकत्र हो जाती है। ऐसे अंक या ऐसे मूल्य को हम क्या कहते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप अथवा माध्य कहते हैं। तो इस तरह से हमने क्रॉक्सटन और काउडेन की डेफिनेशन देखी, एल्हांस की डेफिनेशन देखी। इसके बाद हम बात करते हैं सिम्पसन और काफ्का की। इन्होंने कहा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप एक ऐसी प्रतिरूपी मूल्य है जिसकी और अन्य संख्याएं क्या होती हैं, केंद्रित होती हैं। अतः जो उन संख्याओं को 2 भागों में विभाजित करता है वो माध्य कहलाता है। ठीक है। लास्ट में हम कहेंगे निष्कर्ष रूप में, या यूँ कह सकते हैं उपरोक्त परिभाषाओं से ये स्पष्ट होता है कि माध्य संपूर्ण श्रेणी या तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मूल्य अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसे माध्य कहा जाता है। समझ आ गई बात कि माध्य क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसका मूल्य अधिकतम और न्यूनतम
मूल्यों के मध्य में स्थित होता है, इसलिए इसको माध्य कहा जाता है। ये 1 नंबर का प्रश्न है जिसको आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे ये एक प्रकार से केंद्रीय मूल्य को व्यक्त करता है। यह विशाल तथ्य, आंकड़े, संख्याओं के संक्षिप्तीकरण के रूप में केंद्रीय मूल्य को स्पष्ट करने वाला अंक या मूल्य होता है। अब हम बात करते हैं आगे माध्यों की उपयोगिता और उद्देश्य। माध्यों की उपयोगिता और उद्देश्य में हम सबसे पहले देखते हैं संक्षिप्तीकरण में सहायक। माध्य की पहली उपयोगिता है कि ये संक्षिप्त सारे तथ्यों को जो विस्तार से फैले होते हैं उनको संक्षिप्त करने का काम करता है। तो सांख्यिकी माध्य का मुख्य उद्देश्य है विशाल तथ्यों में के संक्षिप्तीकरण में सहायता करना, तथ्यों को वर्गीकरण और सारणीकरण के बाद भी परिणामों को याद रखना एक कठिन कार्य होता है। अतः उनमें प्रदर्शित तथ्यों की प्रवृत्ति को माध्य के द्वारा एक अंक में आंकलन किया जाए तो उसे याद रखना क्या हो जाता है, आसान होता है। ठीक है, जैसे किसी विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में प्राप्त सारे विषयों के अंकों को इंडिविजुअल याद रखना तो मुश्किल है, किंतु उन अंकों का माध्य बनाकर या माध्य मापकर याद रखना उसको आसान हो जाता है। नेक्स्ट है तुलना में सहायक। माध्य के द्वारा अनेक अंकों को एक अंक का रूप प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों या समूहों के तथ्यों को कम से कम अलग अलग माध्यों की सहायता से एक अंक के रूप में संक्षिप्त करके तुलना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक छात्र के विभिन्न विषयों के औसत या जो माध्य अंक ज्ञात है उनके द्वारा छात्रों की परीक्षा में प्राप्त अंकों का तुलनात्मक अध्ययन सरल हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम कहेंगे कि माध्य के द्वारा अनेक अंकों को एक अंक का रूप प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण में सहायक। माध्यों के द्वारा विभिन्न समूहों तथा वर्गों के प्रभाव, परिणाम, मूल्य संक्षिप्त रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। उनकी परस्पर तुलना करना उससे आसान हो जाता है। इस तुलना के आधार पर अनुसंधानकर्ता प्राप्त तथ्यों को वैज्ञानिक विश्लेषण करने की स्थिति में आ जाता है। वह विभिन्न माध्यों के मूल्यों या उनका विश्लेषण करता है तथा व्याख्या करके सामान्यीकरण को प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है अनुपात निर्धारण। बच्चों, माध्य के द्वारा तथ्यों के दो समूहों के परस्पर अनुपात को भी ज्ञात किया जा सकता है। तो इसलिए जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव में एक राजनीतिक दल के उम्मीदवार को 65% मिला तो दूसरे को फिर 35। इसमें विजयी उम्मीदवार को हारने वाले उम्मीदवार से लगभग दुगने से कुछ कम मत मिले हैं। तो कुल इस तरह से इस उदाहरण से हम कह सकते हैं कि अनुपात का निर्धारण भी लड़की के ससुराल में ही किया जाने लगा है। तो ये एक बात है। नेक्स्ट है सरलीकरण करना। विशाल आंकड़ों को माध्य उनके केंद्रीय मूल्य को ज्ञात करके सरल तथा छोटे रूप में प्रस्तुत कर देता है। बड़ी बड़ी तालिकाओं, बिखरे हुए अंकों, बहुगुणीय तथ्यों को सार रूप में प्रस्तुत करने का कार्य माध्य सरलतापूर्वक करके उन्हें बोधगम्य बना देता है और समग्र को सरल रूप प्रदान करना माध्य का परम उद्देश्य होता है। बच्चों, पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि समग्र जो है वो सामग्री को सरल रूप प्रदान करके माध्य क्या करता है, माध्य का परम उद्देश्य बन जाता है। नेक्स्ट है समग्र का प्रतिनिधित्व करना। बच्चों, किसी भी विशाल तथ्य के समूह, समग्र अथवा समग्र के आंकड़ों को माध्य के द्वारा समझना, परखना और जानना, ये सब किया जाता है। माध्य एक अंक के रूप में ऐसा निष्कर्ष है जो संपूर्ण तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अन्य सभी मूल्य उसके आसपास वितरित होते हैं। तो ये पूर्ण समूह का निष्कर्ष निकलता है। अब लास्ट बात करेंगे मार्गदर्शन करने का कार्य। माध्य के द्वारा किसी भी समाज अथवा देश की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक
जनसांख्यिकी आदि स्थितियों की वस्तु स्थिति को समझा जा सकता है तथा उसके आधार पर संबंधित समाज तथा देश के विकास कार्यक्रमों की योजना तैयार की जा सकती है। माध्य इस प्रकार से भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो बच्चों, इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो तथ्य संकलन की प्रक्रिया है, इसमें हम कह रहे हैं कि ऐसी वाली जो टेक्निक्स हैं, प्राथमिक तथ्य की बात करते हैं हम या माध्य की बात करते हैं तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि माध्य वैज्ञानिकों, जनसाधारणों, योजनाकारों आदि को कम समय में अध्ययन क्षेत्र के तथ्यों से रूबरू कराना है। उनके अनेक प्रकार की सूचनाएं प्रदान करता है जो समग्र को समझाने, उसके निष्कर्ष निकालने तथा उनकी परस्पर तुलना करके विश्लेषण तथा मार्गदर्शन में बहुत अधिक सहायक होती है। तो इस तरह से बच्चों, आज अपन ने माध्य की बात देखी कि माध्य क्या है, माध्य की परिभाषा और माध्य का उपयोग क्यों किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कल एक आदर्श माध्य के आवश्यक तत्व। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।